नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। विधायक साहब मेरे साथ हैं, अमित शिहाग जी डवाली से विधायक हैं, और सामने एक कटोरी है और इसमें कुछ पर्चियां हैं। ये खुद यहाँ से पर्ची उठाएंगे और जो पर्ची में लिखा होगा उसके बारे में, अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी पार्टी का नाम आता है, तो उसके बारे में आपने 2 लाइन बोलनी है। अगर कोई सवाल आता है तो उसका जवाब आपको देना है। आप इसके लिए तैयार हैं सर? बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल। तो पहली पर्ची आप उठाइए और पर्ची में जो लिखा है वो आपने खुद पढ़ना है। अजय सिंह चौटाला जी। अब मैं तो ज़्यादा आज की तारीख में कुछ परिवार के रूप में जानते हैं, और एक नया उन्होंने पॉलिटिकल संगठन जो जिसकी कामना की थी, तो मैं मानता हूँ आशा सभी की थी कि किसानों की बात करेंगे, मज़दूरों की बात करेंगे। और जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण है, सत्ता में मौका भी मिला, किसानों मज़दूरों ने देवीलाल जी की जो सोच विचारधारा में आस्था रखते तो उन लोगों ने मौका भी दिया, मगर 1 साल में किसानों की बात कहीं सुनाई नहीं दी, मज़दूरों की, आम आदमी की सुनाई नहीं दी। अच्छा, एक बात बताइए, चौटाला परिवार के लोगों को ये बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है क्या? जो सिहाग परिवार है जो आपका, इनको डिफ़िकल्ट रहता है क्या? कोई आयरन से है, कोई परिवार भी है, वही चाचा ताऊ हैं आपके, वही कोई भाई लगता है, कोई महिलाएं हैं, उनमें कोई भाभी है, कोई ताई है, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी हो, मुश्किल रहता है बोलना? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ इन दोनों चीज़ों को अलग देखकर, दोनों, क्योंकि राजनीतिक रूप से आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, पारिवारिक रूप से अलग है। पारिवारिक रूप से आप बिल्कुल एक जो भी रिश्ता है उसका सम्मान करते हैं, और सामाजिक रूप से सम्मान करते हैं जब भी उस हिसाब से मुलाकात होती है। मगर जो आपकी एक राजनीतिक सोच है, या जो आप लोग जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली कई बार बहुत बड़ा हमारा, जैसे आज कांग्रेस पार्टी या जो उनकी पार्टी है, उनमें बहुत बड़ा एक विरोधाभास है। कांग्रेस पार्टी में मानता हूँ आज की तारीख में हम लोग जो हैं, जो आम आदमी किसान की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने इसकी बात की, मगर अभी तक उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। अगली पर्ची उठवाने से पहले आपको एक बात बता दूं, कितना मुश्किल रहता होगा कि एक दादा की गोदी में खेले सब, और उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, और आज मेरे जैसा पत्रकार आकर पूछ लेता है कि बोलिए उनके बारे में, तो मुश्किल रहता है। अगली पर्ची उठाइए सर। दुष्यंत, तो आपने सारे परिवार के जनों के नाम इसके अंदर पर्ची में डाल दिए। नहीं, बड़े गजब क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। तो चलो, मैं देखिए सही मायने में जो मैं बड़ा ही ऑनेस्टली जवाब देने वाला आदमी हूँ। जब उन्होंने पार्टी की घोषणा भी की थी, बनाया था, जो भी उनके जिस सोच के साथ उन्होंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का भी काम किया, युवाओं को उस समय, कि भाई हम एक पार्टी विद डिफरेंस बनाएंगे, और जो सही मायने में जो देवीलाल जी की कि भी हम राजनीतिक विरासत हमारे पास है, और हम सोच को उनके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, तो मैं मानता हूँ 1 साल में इस बात से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहले साल में लोगों की और ख़ास करके युवाओं की काफ़ी आकांक्षाएँ थी। तो पहले तो उन्होंने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिलाने का काम किया जिसमें लोग हमेशा, देवीलाल जी खुद कहा करते थे कि भाई ये पार्टी कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकती। तो जब सत्ता की बात आई तो उन्होंने सत्ता को चुना, सिद्धांतों को त्याग करने का काम किया। उसके बाद भी लोगों ने उनको मौका दिया, उप मुख्यमंत्री जी के रूप में एक पद उन्हें मिला इतनी कम उम्र में, तो लोगों की आकांक्षाएं थी। मगर वो 1 साल में जब भी कोई ऐसा मुद्दा आया तो हमेशा वो ऐसा प्रतीत हुआ है कि उन्होंने सिद्धांतों को त्याग करके सत्ता के सुख को भोगने का जो सोच है, उसकी प्रति उनका रुझान ज़्यादा दिखाई दिया। तो ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि एक मौका था सही मायने में किसानों की बात और मजबूती से उठाने का, वो नहीं उठाते हुए दिखाई दिया। आज भी जब किसान धरने पे भी बैठे हैं उनके घर के सामने भी, और पहले से भी, तो उसके बावजूद अभी तक उन्होंने जो रवैया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। अगले नेताजी कौन से हैं? राजनीति में ना आते तो क्या करते, दूसरा सपना। देखिए, मेरा
राजनीति में नहीं होता तो एक तरीके से एक एंटरप्रेन्योर बनने का हमेशा से सोच रही थी कि कुछ इस तरह की, चाहे जैसे मैंने शिक्षा के लिए एक स्कूल को स्टार्ट करने का काम भी किया था एक समय पे, तो मैं हमेशा चाहता था शिक्षा में सुधार हो और एक क्वालिटी एजुकेशन, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर उसकी कमी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए या कुछ ऐसा अनोखा करने में मुझे मतलब कोई भी चीज़ जो है जिसमें जनता को हम किसी तरीके से छू सकें, किसी पहलू को उन्हें कुछ बेहतर डिलीवरी दे सके। मतलब सोशल वर्क का इच्छा था आप? सोशल वर्क के साथ साथ हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ जिसमें एक लार्ज वर्क को, चाहे वो बिज़नेस का एंगल क्यों ना हो, मगर एक लार्ज वर्क को जिसको हम टच करके और उनके जीवन को बेहतर कर सके, ये मेरी हमेशा से कामना थी। तो अगर मैं ये नहीं होता तो मैं ज़रूर इसी तरीके से, चाहे कोई एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, इसी तरह का कोई एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम। अच्छा, स्टार्टअप करते हैं ना। अगली पर्ची किसकी है? ऐसा आदत जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं। अब एक सेकंड में उस चीज़ को मैं मानता हूँ हर इंसान में बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिसके अंदर वो चाहेगा। अभी ऑफ द कफ अचानक एक चीज़ ये कहना कि भाई एक पर्टिकुलर आदत मेरी मैं मानता हूँ कि कोई एक आदत जो ऐसे लगता हो कि यार जब हम शाम को जब सोते हैं बेड पर तब हम सोचते हैं कि यार आज ये किया है, आज के बाद ये काम तो नहीं करूँगा, ये आदत छोड़ूंगा मैं अपनी। कई बार होता है, हमें ऐसा लगता है, फील होता है। ये आदतें मेरी इसमें कभी मतलब मैं मानता हूँ जहाँ तक ऑनेस्टली कई बार ये होता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बेबाकीपन की बात कर सकते हैं, ऑनेस्टी की बात। ऑनेस्टी मैं ये सब अपने लिए गुणगान करने के हिसाब से नहीं कहता, कई बार मेरे जो दिल में है वही ज़बान पे है, तो दिल में है वो जुबान पे आ जाता है और फिर लगता है कि यार राजनीतिक रूप से थोड़ा। कई बार मैं मानता हूँ कई बार वो लोग जो सुनने को तैयार नहीं है तो आप वो चीज़ बोल जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा ज़रूर मेरे को भी, मैं जब संगठन की राजनीति से भी आया हूँ तो वहाँ पर भी कई बार होता था कि जो मेरे अगर सिद्धांत किसी चीज़ को अलाउ नहीं करते थे तो मैं चाहे लीडरशिप हो उनसे भी टक्कर लेने को तैयार हो जाता था, और उसका कई बार आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो वो मेरी आदत है, उसको मैं मानता हूँ कि कई बार आपको समझ के कि भाई क्या व्यक्ति वो सुनने को तैयार है वो बात, तो उस चीज़ को थोड़ा सुधारने का प्रयास। ये सुधारने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खासतौर पे करना पड़ता है, क्योंकि फिर शशि थरूर जी को जैसे रोका जाता है कि अरे थरूर सर आप ये मत बोलिए। हर पहलू में जीवन के, अगर आप मान लो एक परिवार में भी हैं, कई बार आपको परिवार के, हालांकि आपके परिवारजन हैं, मगर उनको भी आप अगर कोई बात ऐसी बोल देते हैं जो उनको चुभ सकती है और वो आपकी सोच ठीक होती है। कई बार हंसी मजाक में भी मेरी आदत है, कई बार हंसी मजाक में अपने कार्यकर्ता उनके साथ भी कर जाता हूँ, तो कई बार वो सोचते हैं कि बड़ा उन्होंने, तो कोशिश है उस चीज़ को थोड़ा सुधारने का प्रयास करें। खैर अगली पर्ची की बात करते हैं। अगला सवाल, किसका नाम? अपने अलग तरह का वो राहुल गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा जी और रणदीप सुरजेवाला जी में से आपके पसंदीदा नेता? तो ये इस क्वेश्चन के बारे में आपको पहले एक बात बता देता हूँ। इसमें बाउंडेशन ये है कि एक नाम लेना है, बस एक शब्द में जवाब। राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला में से पसंदीदा नेता। देखिए, हर किसी नेता की, मैं आपको पूरा जवाब भी दूंगा, हर किसी की नेता की अलग अलग खूबियाँ होती हैं। जिस नेता ने सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरित किया सबसे पहले, मैं ये इसमें वो, क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं सही मायने में, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह की राजनीति मैंने देखी है, 10 साल वो ऐसे क्षेत्र में उन्होंने राजनीति की जहाँ पे कहते थे कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती। और मैंने उन्हें देखा हुआ है कि जब मेरे बचपन से, बल्कि जब से उन्होंने राजनीति में कदम उठाया, मेरे साथ या परिवार के साथ समय कम बिताया, यहाँ पे जनता के साथ, तो उसी की बदौलत शायद आज उन्हीं सिद्धांतों को लेकर मैं आया। अगर आज उनकी मैंने वो राजनीति देखी नहीं होती, सीखी नहीं होती और उन्होंने प्रेरणा नहीं दी होती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता। सबसे बड़ी बात ये। दूसरा, मैं राहुल गांधी जी को इसलिए कहूँगा क्योंकि जब मैं राजनीति में आया तो संगठन की राजनीति शुरू की, और राहुल जी ने उस समय चुनाव की एक प्रक्रिया भी शुरू की थी। वो उसमें कई लोग कहते हैं सफलता हुई, इसमें कई कहते हैं कुछ असफलता हुई। युवाओं के चुनाव की बात हुई, और उन्होंने एक बात कही थी कि वो सही मायने में इस संगठन को आम आदमी के लिए खोलना चाहते थे। हालांकि मैं राजनीतिक परिवार से ये ज़रूर हूँ, मगर मेरे पिताजी ने कभी कोई चुनाव ऐसा नहीं कि MLA बन गए या मंत्री बन गए, एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। तो मुझे जब मैं उसमें गया तो मेरे को अपनी प्रतिभा रखने का
मेरी अपनी बात रखने का जो काम है, काम के बलबूते पे शायद आज जब मुझे टिकट भी मिला तो मैं उन नेताओं में से नहीं, जैसे आपको कहा कि कमी है कि डिप्लोमेसी नहीं थी, वहाँ जाके कोई जी हजूरी वाली बात नहीं थी, कहीं ना कहीं उन्होंने शायद काम देखा और मुझे जब चुनाव का मौका आया तो उन्होंने मुझे टिकट देने का काम किया। तो मैं इस चीज़ का ज़रूर करता हूँ कि वो जो बोलते हैं उनके मन बड़ा साफ़ है। आज की तारीख में ऐसे नेता आपको नहीं मिलेंगे। लोग चाहे कोई भी टिप्पणी करें, कोई कटाक्ष कर जाता है, मगर उनके मन बड़ा साफ़ है और एक आज के सच्चे आदमी की ज़रूरत है राजनीति में, उसके लिए बड़ी उनकी। इनके पसंदीदा नेता हैं राहुल गांधी। अब मैं चाहूँगा कि भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ये वीडियो देखने के बाद आप ट्वीट जरूर करना है इनके बारे में। अगली पर्ची उठाने से पहले, अगली पर्ची उठाइए मत, अभी उठा लीजिए, चलो। और चलो इसको पढ़ भी लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बाद में पूछूंगा। हाँ, अभय सिंह चौटाला जी। तो इनका क्वेश्चन पहले पूछोगे? पहले अभय सिंह चौटाला जी के बारे में बताइए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगेन मैं सम्मानित, मेरे भाई भी लगते हैं, बड़े भाई भी हैं, और मैं मानता हूँ हर एक किसी व्यक्ति विशेष में, जैसे मैंने कहा, चाहे वो अजय सिंह जी से, चाहे दुष्यंत मेरा भतीजा लगता है, बट हर किसी में खूबियाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं। मगर आज के परिवेश में जिस तरीके से पिछले कुछ समय से खास करके उन्होंने अपना राजनीतिक रूप से प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं ज़रूर कहता हूं कि हम एक आज की तारीख में उनकी पार्टी बिल्कुल धरातल पे वास्तविक रूप से पहुंच गई, और उसके बावजूद उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और इस चीज़ को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ाव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनकी बिल्कुल एक बेबाकीपन जो है उनका, जब अपनी बात रखने का, तो मैं मानता हूँ सभी उस चीज़ को भी वो करते हैं। तो अच्छा, आपके बड़े भाई हैं वो, कभी उनको आप पर गुस्सा आता है? मतलब कभी ऐसे जब छोटे थे आप, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी बड़े हैं आप, तो बचपन गुजारा होगा। नहीं, मेरे जितनी लिमिटेड इंटरेक्शन रही है परिवार के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से मेरे जितना भी है हमेशा, बल्कि एक बार बनने के बाद मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक, मैं ये भी मानता हूँ, एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया, और मैं भी, तो उनकी तरफ से भी एक प्रोत्साहन और कॉम्प्लीमेंट मिला, तो एक अच्छा लगता है। अभय सिंह जी के बारे में एक छवि रहती है, हम मीडिया वाले स्टूडियो में जब कभी दिल्ली में थे तो इंटरव्यू लेने के लिए अगर कोई जा रहा है तो वो पहले कहता था, अरे चौटाला परिवार के पास जा रहे हो क्या? अरे यार उधर तो डील मुश्किल होगा। अब डील कौन सा, कि अबे वो लेट कर देंगे, वो थोड़ा गुस्सा कर जाएंगे अगर क्वेश्चन पे। तो आपको लगता है कि अभय सिंह जी को गुस्सा आता है? क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, वो तो कहते हैं कि बड़े ही मस्त स्वभाव के व्यक्ति हैं, और बाहर जो इमेज बना रखा है उनका, वो बना रखा है कि वो तो एकदम गुस्सैल आदमी हैं। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मैं कहता मोदी साहब भी हों, अभय सिंह जी हों, और भी जो दूसरे नेता हैं, आपका मेरे से इंटरेक्शन क्या रहा? आज आप मेरे से शायद उस दिन पहली बार जैसे मुलाकात हुई तो आपने कहा कि यार उससे पहले क्या पता क्या सोच रखते हो, तो आपकी, मैं मानता हूँ हर किसी की पर्सनल इंटरेक्शन पे है। मेरी इंटरेक्शन तो ज़्यादा ही सुखद ही रही है, कोई ऐसी बात नहीं रही, तो मैं उस पर ये कहना चाहूँ कि भी मेरा, तो वो आपका जो पर्सनल इंटरेक्शन किसी व्यक्ति विशेष से, उसी पे मैं मानता हूँ। खैर, मेरी जो इनसे पहली मुलाकात हुई थी उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था, मैंने इनसे पूछ लिया था डायरेक्ट, मैंने कहा सर आपके बारे में सुना है कि आप बाहर से पढ़कर आए हो और आप लोकल लोगों के बीच में मतलब एडजस्ट नहीं हो पाते, आप पता नहीं बागड़ी बोल पाओगे, पता नहीं किसी की सुन पाओगे लेकिन इनका रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा, अच्छे प्रवक्ता के रूप में मुझे नज़र आए। अगली पर्ची उठाने से पहले मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं सर। आपके धर्मपत्नी जी हैं सुब्रा जी, सुब्रा सिहाग, उनके बारे में बताइए। उनका जब आपके जीवन में एंट्री हुआ उसके बाद लाइफ कैसे बदला? क्योंकि ये मतलब मेरे जैसे युवा तो जानना चाहते हैं ना, क्योंकि घर वाले रोजाना रिश्ते की बात करते हैं देखिए, एक तो सबसे पहले कहूँगा कि एक सही लाइफ पार्टनर मिलना बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। कई बार जब हम युवा होते हैं तो अलग अलग मापदंड के हिसाब से चुनने सोचते हैं कि भाई इस हिसाब से, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और सिर्फ कहने के लिए नहीं कि वो सुनेंगे इंटरव्यू इसलिए कह रहा हूँ, ओवरऑल मानता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से जहाँ मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे मेरी मदर 2014 के चुनाव के बाद बीमार हुई, तो उनको हार्ट अटैक हुआ था, और बुज़ुर्ग हैं, 70+ सब हैं, तो वो एक तरीके से एक, मान लो घर में तो एक डॉटर इन लॉ की तरह है, और मैं मानता हूँ उन्होंने बेटी से भी ज़्यादा फ़र्ज़ निभाया। जहाँ उनको चाहे नहलाने की बात हो, उनकी देखभाल करने की बात हो, तो मतलब 5, 6, 7 महीने लगातार मतलब अपना समय उन्हीं के साथ मतलब वो गुजारती थी, और मतलब मेरे साथ इतना समय नहीं जितना उनके साथ। तो मैं ये कहता हूँ छोटी छोटी, अभी जैसे चुनाव के अंदर भी लोगों ने देखा होगा
तो चाहे मतलब वो आम जन से जो जुड़ाव है, जो महसूस करते हैं, कई बार शायद मुझसे भी ज़्यादा वो जनता के जो दुख तकलीफ़ हैं। अब मेरे पास कई बार फ़ोन आता है उनका, जैसे जिनसे भी उनकी मुलाकात हुई हो, तो वो फ़ोन करते हैं, जी हमारी यहाँ की ये छोटी सी समस्या है। तो मैं तो चलो राजनीतिक रूप से उन पर प्रयास कर ही रहा हूँ, मगर वो मेरे जब पीछे पड़ी रहती हैं कि यार ये बहुत ज़रूरी था, ये उन्होंने मुझसे, मैंने वायदा किया था, ये आपको ज़रूरी है। मैं मतलब वो खुद फील करती हैं उस चीज़ का, वो मानता हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी उनके जीवन में होने का है कि एक प्योर सच्चे, जिस तरह से मैं भी चलो अपने आप को थोड़ा बहुत उसी तरह का हूँ, तो एक सही मायने में एक कंपैटिबल जीवन साथी हैं, जो जीवन साथी मिल गया, जो आपकी एक प्योर सोल है, जो आपसे बातचीत कर सकते हैं। जो अच्छा, वो वादे तो बार कर आते होंगे कि भाई ये स्कूल बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाद में आपको भी कहते होंगे विधायक साहब ये करवाइए, प्रेशर होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब कहीं पर मान लो खासकर महिलाओं से उनकी मुलाकात हुई, तो महिलाएं उनसे बात करती हैं, कहती हैं कि भाई ये होना चाहिए। तो वही है, उनका भी रहता है। मैं खुद वैसे ही हर काम के लिए प्रेशर नहीं कहूँगा कि एक गंभीरता महसूस करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, वो क्योंकि इंटरव्यू देखेंगे तो मुझे चाहिए कि आपको थोड़ा सा आज वो डांटें भी, तो एक बात ऐसी बताइए जो आपको उनकी एक बात पसंद नहीं है। एक बात पसंद नहीं है, अच्छा। तो मैं बस ये कह देता हूँ, कई बार मुझे उनको ये है कि चीज़ के बारे में जैसे वो उनकी वैसे छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, ज़्यादा बड़ी बहुत सारे आपको दिखते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, बड़ा चाहिए, कभी इस चीज़ की नहीं रखी। मगर ये है कि कई बार वो जैसे बाकी जो परिवार या सारी चीज़ों पे पूरे लगे रहते हैं, तो मैं जो खुद कई बार एक्सपेक्ट करता हूँ या डिमांड करता हूँ, कहता हूँ कि मेरी आदत नहीं है ज़्यादा, तो वो कई बार 2-3 बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि मेरा तो वो अगर पहली बार में हो जाए तो बहुत, और छोटी छोटी डिमांड्स हैं। तो अगली पर्ची उठाइए सर। जेजेपी का ये क्या लिखा है जी? फ्यूचर। देखिए, मैं किसी की भविष्यवाणी करने के लिए तो मेरे पास नहीं है, वो तो जनता करती है। मेरा क्या फ्यूचर होगा, कांग्रेस का क्या होगा, जेजेपी का क्या होगा, नहीं, राजनीतिक एनालिसिस हो रहा है। देखिए आज के टाइम में राजनीतिक एनालिसिस हो रहा है ना, तो वो दो पहलू करूंगा और बड़ी बेबाकी से कहूँगा कि जब बनाया गया था उन्होंने पार्टी को, तो लोगों में जो 10 सीटें भी आई, कारण अलग अलग थे। कई बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी तरफ से गलत हुआ या दूसरी तरफ से गलत हुआ, पर्यवेक्षक लोगों ने वोट दिए, मगर वोट दिए पहले चुनाव में, तो एक आशा आकांक्षा थी, तो लोगों की भी थी, होप थी कि कुछ ना कुछ आने वाले समय में बढ़ के कुछ बेहतर करने का काम करेंगे। मगर जो 1 साल का कार्यकाल रहा, और वो भी क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री की भी गद्दी उनके पास रही, ऐसा भी नहीं था कि बहुत छोटे, कई सारे बड़े महकमे थे, और जिस तरह के काम हुए हैं मतलब कुछ खास ज़मीनी स्तर पे दिखाई नहीं दिया, और बल्कि जो करप्शन के काफ़ी सारे मुद्दे निकल कर आए, और उसके साथ साथ जो किसानों का मुद्दा था खास करके, उसके ऊपर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट लोगों को हुई है। तो इसके कारण मैं मानता हूँ आज की तारीख में तो जो लोगों का एक तरीके से इस पार्टी से पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है। बाकी भविष्य की गर्भ रिवाइव कर सकते हैं पार्टी को, दोबारा जिंदा कर सकते हैं। मैं देखो राजनीति में कुछ भी कहना बड़ा असंभव है। मैं तो चलो कांग्रेस के बारे में बताइए, क्योंकि कांग्रेस भी अब बहुत मतलब एक धरातल पर ही कह सकते हो, जिस लेवल पर पार्टी थी, कांग्रेस रिवाइव हो पाएगी हिंदुस्तान में? बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए, और मैं इसके थोड़ी बहुत ही जो आज की तारीख में महसूस भी करने लगा हूँ, जो पल्स है जनता का एक तरीके से पहले, क्योंकि बहुत बड़ा का शासन कांग्रेस पार्टी का रहा, तो हमेशा हम सोचते हैं कि कुछ नई चीज़ देखने, तो उन्होंने मोदी साहब के जो भाषण सुने, जिस तरीके से उन्होंने बातें की, तो उन्होंने बड़ा होप लिया, उन्होंने एक ऐसा विजन दिया, लोगों ने कहा कि इस बार मतलब पार्टी का नवज अब दौड़ने लगा है कांग्रेस का। जो लोग अंधविश्वास के रूप में मैं कहूँगा कि भाई कोई भी बात कह देते उसको मानने को तैयार थे, आज उन्हें वास्तविकता दिखाई दे रही है। और आज आप करने भी लग गए हमारे, जब जैसे राहुल जी के बारे में कई बार लोग टिप्पणी करते थे, आज वो देखने लगे हैं कि ये व्यक्ति हैं जो सही मायने में आज पार्टी को किस तरीके से सोच रखते हैं, एक थोड़े सच्चे आदमी, और एक तरीके से सिर्फ हमारे को चीज़ें परोसी जा रही हैं, लोगों को जब भी ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है दूसरी पार्टी। आपके पिताजी जो हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब के बेटे ने कांग्रेस पार्टी के नब्ज़ को पहचान लिया कि वो नब्ज़ चलने लग गई है, वेंटिलेटर से उठेगी पार्टी, फिर वार्ड से बाहर आएगी, और फिर जनता में आएगी, और फिर हो सकता है राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये थे हल्का से, डवाली हल्का से विधायक अमित शिहाग, और इनका एक ज़बरदस्त इंटरव्यू हमने लिया, और कुछ पारिवारिक सवाल थे, कुछ राजनीतिक सवाल थे, क्योंकि
हर बार गहमा गहमी ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू में। अगर आप इंसान को पहचानना चाहते हैं तो कुछ ऐसे सवाल भी उनसे पूछिए, ऐसी बातें भी उनसे कीजिए ताकि वो आपके साथ खुलकर बात कर सकें, अपने दिल की बात कह सकें। उम्मीद है उम्मीद जी ने आपको काफ़ी बातें बताई और उम्मीद है कि मैडम के सवाल पर आज इनको जाकर थोड़ी डांट भी पड़ सकती है। हमारे बीच में वही है, वो भी जानते हैं कि भाई व्यक्ति मैं जितनी भी बात है दिल से अपनी खास, और जितने भी मतलब आपने परिवारजनों के बात में की है वही मैं कहता हूँ कि मेरी तरफ से तो सभी को शुभकामनाएं भी हैं। बाकी भविष्य के गर्भ में है जो रहेगा, भविष्य के गर्भ में है। हम ऐसे ही लोगों से मिलते रहेंगे, इसी तरह हर पार्टी के नेता से हम बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।